वो है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो आपकी बुक के अंदर बेसिकली 4 ब्रांचेज बताई गई हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू द बुक चलेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन इसको हम प्रॉपर कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियॉन्स, यानी वो चीज जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर हैं तो इनका जो जनरल नाम है वो न्यूक्लियॉन है। ठीक हो गया। उनका स्ट्रक्चर, एनर्जी स्टेट एंड रिएक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई, जैसे कि न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। दोबारा याद रखें, किस चीज की स्टडी है? न्यूक्लियॉन्स की, उनके स्ट्रक्चर, एनर्जी स्टेट और जो रिएक्शन होते हैं बिटवीन न्यूक्लियाई। और वो कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये मैंने डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है, और ये लाजमी नहीं है कि ये डायग्राम आप बनाएं, आपने जस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स को डिफाइन करना है इन लाइंस के अंदर अकॉर्डिंग टू द बुक। और ये मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको लिखूं दिया, आप इसके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर फिजिक्स, उसमें हम इसको डिटेल के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंट्रो के तौर पर हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर हम एक चिंगारी की तरह एक स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाएंगे। ठीक है, तो ये U-236 के अंदर कन्वर्ट होगा, विच इज अनस्टेबल। ये जैसे एक चिंगारी होती है ना, तो उस तरीके से ये U-236 अब अनस्टेबल हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा? ये टूटेगा। जब ये टूटेगा तो ये बेरियम 144 और क्रिप्टॉन 89 के अंदर कन्वर्ट होगा और 3 न्यूट्रॉन्स भी साथ रिलीज होंगे। ये 3 न्यूट्रॉन्स एक और यूरेनियम 235 के साथ रिएक्ट करेंगे। इस तरीके से ये चेन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन का नाम देंगे। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको इसने होल्ड करना है। ये नहीं होगा कि इसके पास टोटल मैस कितना है ये उसके साथ काउंट होगा, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसका मैस कितना है ये भी काउंट होगा। इसी तरीके से इसका टोटल चार्ज और इसका टोटल चार्ज वो भी काउंट होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द लॉज जो है ना, ये सारा रिएक्शन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। एक लाइन में इसको कैसे याद रखेंगे कि एक बड़ा न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस जो है वो छोटे न्यूक्लियाई के अंदर और साथ कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इसको हम न्यूक्लियर फिशन का नाम देंगे, टूट जाना। दूसरी तरफ है फ्यूजन, कंबाइन होना, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहां पे नजर आ रहा है कि ये जो ग्रीन बॉल आपको नजर आ रही है ये न्यूट्रॉन है, क्योंकि ये दीज आर न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर चीज मौजूद है उसको आपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या नाम दिया हुआ है? न्यूक्लियॉन का। इसका मतलब है ड्यूट्रियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है। ये दोनों इसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, और एक्सीलेटर्स के थ्रू जो है इनको आप कंबाइन करवा सकते हैं। तो मोस्टली ये सन पे ये रिएक्शन हो रहा होता है इन दोनों के कम्बिनेशन से, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और आपको पता है कि इतनी जो है ना इनके पास इतना टेम्परेचर हो ताकि इन दोनों को जब करीब लाया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन पे ओवरकम किया जा सके। बहरहाल इसकी जो डिटेल है वो हम चैप्टर नंबर 21 में करेंगे। तो 2 छोटे न्यूक्लियाई को हम इकट्ठा करेंगे और उससे हमने एक बड़ा न्यूक्लियाई, जैसे यहाँ पे हीलियम है, वो ले लिया और साथ एक न्यूट्रॉन भी रिलीज होगा। तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। तो फिशन मीन बड़े न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाना, और फ्यूजन मीन छोटे न्यूक्लियाई का कंबाइन होके बड़ा न्यूक्लियस बना देना। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज है, हमने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। तो डेफिनेशन में क्या है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जो चीज न्यूक्लियस के अंदर है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी स्टेट और रिएक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई। और वो कौन कौन से हैं यहाँ पे? न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। सेकंड, पार्टिकल फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। जी सिंपल सी बात है, किस चीज की स्टडी? पार्टिकल्स की स्टडी, जिससे मैटर मिलके बना है। तो इसका मतलब ये है कि पहले कुछ और कंसेप्ट था, अब कुछ और कंसेप्ट है। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी समझ लें पार्टिकल फिजिक्स की। तो
ये मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे उसने शो किया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल H2O, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम है। अब अगर इससे भी छोटे लेवल पे चले जाएं तो उसके बाद फिर हम एटम पे आ जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एटम का मतलब था ना तकसीम होने वाला, तो एक टाइम तक हम यही समझते थे कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और उसमें सिंपल क्या, न्यूक्लियस और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। आज हम में से हर कोई ये चीज़ जानता है। उसके बाद फिर हमने जब न्यूक्लियस को स्टडी किया तो उसके अंदर हमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और कुछ और पार्टिकल्स जो है ना वो हमें मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें सिर्फ एटम तक महदूद नहीं है, उसके अंदर और जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। अब जो रिसेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची, इवन यही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो हैं ये कॉक्स और एंटी कॉक्स से मिलके बनते हैं। तो इसकी जो ज़्यादा डिटेल है वो हम चैप्टर नंबर 21 में देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो इसकी तमाम स्टडी, पहले ये स्टडी थी, अब हम इस तरफ आते जा रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं। ये जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये किससे मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्टडी है, पार्टिकल जैसे मैटर मिलके बना हुआ है, इसको हम किस में काउंट करेंगे, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। दिस इज ऑल अबाउट पार्टिकल फिजिक्स। ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए बहुत इनफ है ये डायग्राम जी। थर्ड, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। आज हमें पता है कि जो मोशन है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, लेकिन हम इसको कहाँ पे स्टडी करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न्ड विद पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटीज अप्रोचिंग टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स को डिफरेंट एक्सेलेटर्स के थ्रू जब हम उनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होगी, उससे ग्रेटर नहीं होगी, उसकी इक्वल भी नहीं होगी, लेकिन उससे लेस होगी, तो वहाँ बहुत से पैरामीटर्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। उनका जो मैस है वो वेरी हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी जो है उसमें जो है ना वेरिएशन आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो बहुत से पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर सिंपल सी बात है, सिर्फ उन पार्टिकल्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहे होते हैं, जिनकी अपनी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को उसकी रेंज में आ रही होती है, उसकी इक्वल नहीं होगी लेकिन उससे कम होगी। तो उस तरह की जो स्टडी है उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर फिजिक्स, उसके अंदर हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो इसमें हमने क्या चीज़ याद रखनी है, वो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी किसको अप्रोच कर रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को, उसकी स्टडी को हम क्या नाम देंगे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का। और लास्ट है यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, बहुत बड़ी फील्ड है और इस पे सबसे ज़्यादा काम इसी पे हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसके बारे में याद क्या रखना है। जैसे कि नाम के साथ अटैच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर भी और प्रॉपर्टीज किसकी, सॉलिड्स की, और उसके साथ साथ उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना। सपोज कर लें कि अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है और उसका एक सर्टेन टेम्परेचर जिस पे उसने मेल्ट होना है, तो उस टेम्परेचर तक, उस टेम्परेचर से 1 सेंटीग्रेड पहले भी वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, और जैसे ही उस टेम्परेचर को वो टच करता है वो अचानक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोई खास तरतीब है कि अगर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे 1 सेंटीग्रेड नीचे तक वो सॉलिड ही था, जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा तो वो अचानक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब उसके अंदर जो तरतीब थी वो एक ही दफा अचानक टूटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम स्टडी करेंगे कि उसके अंदर एटम्स की कौन सी खास तरतीब है। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे पास कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं, जैसे आप ग्लास की एग्जांपल ले लें, उसको अगर आप मेल्ट करें तो वो किसी सर्टेन टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड से अचानक जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है, इसी को हमने स्टडी करना है। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि इसमें बेसिकली हम 3 जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, इनको डिवाइड करते हैं सॉलिड्स को उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे की बुनियाद पे, कि उनका स्ट्रक्चर, अगर उनके अंदर कोई खास अरेंजमेंट है उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे, अगर खास अरेंजमेंट नहीं है जैसे ग्लास की एग्जांपल है इसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे,
और अगर उनकी लॉन्ग चेन नुमा चीज़ है या इंटरमीडिएट समझ लें, यानी कहाँ अरेंजमेंट होगी कहाँ नहीं होगी, कुछ एरियाज में अरेंजमेंट होगी लेकिन उस तरह की नहीं होगी जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होती है, ठीक है, तो उनको हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स के अंदर काउंट करते हैं। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सॉलिड्स को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं, वो सॉलिड्स जिनमें से करंट फ्लो करता है, जो कंडक्टर्स हैं। दूसरा वो जिनमें करंट फ्लो नहीं करता, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। और तीसरा जो है वो इंसुलेटर है, उनको खास कंडीशन के अंदर उनमें करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम सॉलिड्स को डिवाइड करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी इसकी बेसिकली तो 3 टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक वे से देखें तो हम इनको 5 टाइप्स में फिर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि इनमें से कुछ मैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स वाले, कुछ जो है ना वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक जो है वो उनको हम नॉन मैग्नेटिक में काउंट करते हैं। पैरामैग्नेटिक जो है वो भी ऑलमोस्ट हम नॉन मैग्नेटिक, उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी लेकिन बहुत ही स्मॉल होगी, ठीक है। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ डोमेन्स, ये हम डिटेल के साथ सेकंड ईयर में देखेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम सॉलिड्स को डिवाइड करते हैं और उनको स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सॉलिड्स को डिवाइड करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज़्यादा, इवन अब तो हम नैनो स्केल्स पे स्टडी कर रहे हैं जो है ना अपने मैटर को, और अब हम आगे जा रहे हैं फेमकोमीटर पे, नैनोमीटर पे हम पहुंच गए हैं। अब हम फेमकोमीटर पे यानी 10 रेज़ पावर, यानी आप समझ लेंगे एटॉमिक लेवल पे, यानी हम अपनी आंख से खुद एटम को देख सकेंगे या एटॉमिक लेवल पे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक आध लाइन दोबारा बता देता हूँ। आपने ये 3 पॉइंट्स बताने हैं, फ्रंटियर्स, और जो 3 फ्रंटियर्स हैं यहाँ जैसे लिखा हुआ है, अगर कोई इसमें मेजर लफ्ज आ गए तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके साथ आपने ब्रांचेस जो हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट आपने इसको डिफाइन करना है, ठीक हो गया। और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे रिएक्शंस हैं तो इनके नाम भी आपने साथ बता देने हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, और उसके साथ पार्टिकल फिजिक्स, ये माने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द बुक, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इनको आप यहाँ से देख सकते हैं, और उम्मीद है कि मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में आपको इनको समझाने की कोशिश की है। फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स एंड ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स।